पर्सनल सर्विस कंपनी। पहले मैंने आपको यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है नॉर्मल स्ट्रक्चर। इस हेडिंग के नीचे ना आप एक डायग्राम बनाएं। नॉर्मली होता क्या है पहले हम वो देखेंगे, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि ये पर्सनल सर्विस कंपनी क्या है। तो जहाँ पे लिखा है नॉर्मल स्ट्रक्चर, उसके नीचे एक डायग्राम बनाएं। देखो, तुम हो मिस्टर ए, तुम एक कंपनी में जॉब करते हो जिसका नाम है अल्फा कंपनी। तुम कौन हो? एम्प्लॉई हो उस कंपनी में। तो नॉर्मल क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, एम्प्लॉई होते हो, कंपनी आपको क्या देती है? सैलरी। चल रही। मैं कहती हूँ जी आपको 90,000 की सैलरी दे रही है ये कंपनी। अब जैसे ही कंपनी तुम्हें ये 90,000 सैलरी देगी, तुम इस सैलरी पे इनकम टैक्स दोगे नॉन सेविंग के रेट से, ठीक है। और दूसरा, इस सैलरी पे कैश बेनिफिट है तो क्लास 1 एम्प्लॉई एनआईसी भी दोगे। दूसरा, जब अल्फा कंपनी तुम्हें सैलरी दे रही है तो अल्फा कंपनी एज एन एम्प्लॉयर कैश बेनिफिट देने पे कौन सी एनआईसी देगी? क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी। यही होता है ना, आपको ये तो सारी बातें पता है, कोई न्यू बात है इसमें? लिख लिया? जी लिख लिया। चलो जी, अब आ जाओ नोट्स में। पहले डॉट्स कुछ बने हुए हैं, यही डायग्राम को मैंने दोबारा एलेबोरेट किया कि लिखा है इफ अ पर्सन वांट्स टू वर्क एज एम्प्लॉई ही इज हायर्ड अंडर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इज रिसीव सैलरी। जैसे इसने 90,000 सैलरी रिसीव की, आगे ऑन दिस सैलरी ही हैज टू पे इनकम टैक्स 20, 40, 45 के रेट से नॉन सेविंग के, और क्लास 1 एम्प्लॉई एनआईसी भी 0, 12 एंड 2% के रेट से। और एम्प्लॉयर जो कंपनी अल्फा कंपनी है वो भी पे करेगी क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी 0 एंड 13.8 के हिसाब से। ये तो वही है सारा अभी जो लिखा। अब अगला है प्रोपोज्ड स्ट्रक्चर। जहां ये हेडिंग है इसके नीचे भी एक डायग्राम बनाएं। प्रोपोज्ड स्ट्रक्चर। अब तुम मिस्टर ए हो, तुमने अपनी तरफ से प्रोपोज स्ट्रक्चर दिया जी। तुम कहते हो, तुम हो मिस्टर ए, तुमने कहा मैं तो अपनी न्यू कंपनी बनाने लगा हूं। न्यू कंपनी। तुम क्या हो? तुम इसके एम्प्लॉय भी बन गए और तुम प्लस शेयर होल्डर भी बन गए, तुम्हारी अपनी कंपनी है। फिर तुमने अपनी बीवी मिसिज ए को भी इसका शेयर होल्डर बना दिया, अपनी बेटी डॉटर को भी बना दिया शेयर होल्डर, बेटे को भी शेयर होल्डर बना दिया। तो ये फैमिली कंपनी हो गई ना तुम्हारी। तुम और तुम्हारे बीवी बच्चे शेयर होल्डर बन गए, और तुम शेयर होल्डर प्लस एम्प्लॉय काम भी कर रहे हो इसके साथ। अब तुमने ये जो अपनी फैमिली कंपनी बनाई है इसका कॉन्ट्रैक्ट करा दिया अपने ओल्ड अल्फा कंपनी, जो पुराना एम्प्लॉयर था अल्फा कंपनी के साथ। अब अल्फा कंपनी के साथ ये न्यू कंपनी ट्रेड करेगी इन विच सर्विसेज ऑफ मिस्टर ए आर सोल्ड एट 90,000 पाउंड। क्या मतलब? न्यू कंपनी अब अल्फा कंपनी के साथ ट्रेड करेगी और न्यू कंपनी अब सर्विसेज बेचेगी मिस्टर ए की अल्फा कंपनी को। और अब अल्फा कंपनी 90,000 किसको देगी? न्यू कंपनी को देगी, क्योंकि न्यू कंपनी दे रही है ना मिस्टर ए की सर्विसेज अल्फा कंपनी को। क्लियर? बन गई डायग्राम? यस। अब अपने नोट्स पे देखें, जहां प्रपोज स्ट्रक्चर है मैंने इसी डायग्राम को एलेबोरेट किया है पैराग्राफ्स में। लिखा है मिस्टर ए विल फॉर्म अ न्यू कंपनी एंड विल बिकम इट्स एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर एंड विल आल्सो मेक हिज अदर फैमिली मेंबर्स एज शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी। वही बीवी बच्चों को शेयर होल्डर बनाया। नेक्स्ट, अल्फा कंपनी वो जो ओल्ड एम्प्लॉयर है विल पे सेम अमाउंट व्हेन 90,000 एज बिफोर इन ओल्ड स्ट्रक्चर टू न्यू कंपनी
अब वो जो 90,000 था अल्फा कंपनी किसको देगी? न्यू कंपनी को, क्योंकि एज नाउ न्यू कंपनी विल सेल सर्विसेज ऑफ मिस्टर ए टू अल्फा कंपनी। सेम वही डायग्राम एलेबोरेट हो रही है। अच्छा जी, अब जैसे ही अल्फा कंपनी न्यू कंपनी को 90,000 देगी, न्यू कंपनी 90,000 जैसे रिसीव करेगी, कौन सा टैक्स देगी उस पे? लिखा हुआ रेड कलर में देखें, न्यू कंपनी विल पे कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन दिस इनकम रिसीव। कैसे देगी? फॉर्मेट मैंने बना दिया कि न्यू कंपनी की ये ट्रेडिंग इनकम है 90,000 जो अल्फा के साथ ट्रेड कर रही है, यही उसकी टोटल इनकम बन जाएगी, क्योंकि अदर इनकम तो इस सवाल में हमारे सिनेरियो में है नहीं। अब टोटल इनकम में से कंपनी लेस करेगी क्यूसीडी, कोई सवाल में क्यूसीडी भी नहीं है, जीरो। तो यही 90,000 फिर उसकी टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट बन जाएंगे। मैंने इनकम का वर्ड यूज किया, आप प्रॉफिट का वर्ड यूज करते हो। और टैक्सेबल प्रॉफिट पे कितना कॉर्पोरेशन टैक्स लगाएगी? 19%। और कॉर्पोरेशन टैक्स पेबल कितना आ गया? 17,100। अच्छा, अब जैसे ही कंपनी ने 17,100 का कॉर्पोरेशन टैक्स पे किया, अब नीचे देखें, अर्निंग थी कंपनी की 90,000 न्यू कंपनी की, उस पे 17,100 का कॉर्पोरेशन टैक्स देने के बाद जो 72,900 बचेगा वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी शेयर होल्डर्स को, यानी मिस्टर ए और उसके बीवी बच्चों को कि ये सारी अमाउंट डिविडेंड की शक्ल में मिलेगी। तो अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, न्यू कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग अमाउंट यानी 72,900 among its shareholders such that each shareholder personal allowance is used यानी 11,850 प्लस each shareholder basic band is used and nil rate band भी तुम्हें पता है डिविडेंड पे मिलता है, वो भी यूज होगा सबका। as on dividend nil rate band is 0% और दैट इज 34,500 के हद तक रेट सिर्फ 77.5 होता है बेसिक बैंड पे। आप मुझे बताओ, ओल्ड स्ट्रक्चर में जब अल्फा कंपनी 90,000 सैलरी दे रही थी मिस्टर ए को, उधर तो इनकम टैक्स नॉन सेविंग के 20, 40, 45 के हिसाब से वो दे रहा था, प्लस और क्या दे रहा था? क्लास 1 एनआईसी 0, 12 और 2 के हिसाब से, ठीक। जबकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, न्यू कंपनी उसको डिविडेंड की शक्ल में जब बीवी बच्चों और उसको देगी ये इनकम, डिविडेंड इनकम, तो डिविडेंड पे तो कम टैक्स नहीं होता एज कंपेयर टू नॉन सेविंग के रेट्स, है ना। और डिविडेंड पे 2-2 हजार का सबको नील रेट बैंड भी मिलेगा, जिसके अब तक कोई टैक्स नहीं, पर्सनल अलाउंस भी सबको मिलेगा। तो मुझे ये बताओ, तकरीबन इस ऑप्शन में टैक्स फ्री नहीं हो रहा, सारी अमाउंट टैक्स फ्री नहीं मिल रही आपको, और बहुत ही कम टैक्स पे, जी है ना, एज कंपेयर टू ओल्ड स्ट्रक्चर। तो अगले पैराग्राफ में देखो, दिस मींस दैट होल एक्सट्रैक्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम न्यू कंपनी विल बी मेड टैक्स फ्री या लो टैक्स है एज कंपेयर टू ओल्ड स्ट्रक्चर। तो फिर टैक्स सेव कितना हुआ इन दिस प्रोपोज स्ट्रक्चर? वो जो पुराने में हम इनकम टैक्स दे रहे थे 20, 40, 45, अब इधर नहीं दे रहे, वो सेव हो गया। फिर पुराने में हम क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी दे रहे थे 0, 12, 2 के हिसाब से, वो इधर नहीं दे रहे, सेव हो गई। फिर पुराने में हम क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी 0, 13.8 दे रहे थे, वो इधर नहीं लग रही, तो ये सब कुछ सेव हो रहा है। तो फिर एडिशनल टैक्स पेड इन प्रोपोज स्ट्रक्चर हमने दिया क्या इस स्ट्रक्चर में? एक कॉर्पोरेशन टैक्स 19% और दूसरा डिविडेंड की शक्ल में वो और उसके बीवी बच्चे कम एज कंपेयर टू ओल्ड स्ट्रक्चर कम टैक्स दे रहे हैं। तो आगे लिखा है की पॉइंट ऑफ टैक्स सेविंग इन प्रपोज स्ट्रक्चर, मिस्टर ए एक्सट्रैक्टेड फंड्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड विच विल रिजल्ट सेविंग इन इनकम टैक्स एंड एनआईसी। मजे नहीं है? प्रपोज स्ट्रक्चर बना के तो मौजे नहीं कर रहा मिस्टर ए, है ना। एक फैमिली कंपनी के नाम से बना दी और सारी अमाउंट वही 90,000 फिर भी उसी की जेब में आ रहा है, लेकिन किस शक्ल में? उसने शक्ल ही चेंज कर दी, सैलरी को डिविडेंड की शक्ल में लेने शुरू हो गया। तो टैक्स वाले बर्दाश्त करेंगे ऐसा? टैक्स वाले कहेंगे ये तो वही मिल, तो वही 90 ही रहा है इस शख्स को, लेकिन उसने चालाकी करके बीच में न्यू कंपनी का नाम करके और उसी 90,000 को सैलरी की बजाय इनकम की फॉर्म दे दी, है ना, डिविडेंड इनकम की फॉर्म दे दी। बात की समझ आ रही है? तो टैक्स वाले कहेंगे भाई हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले, ये तो तुम टैक्स की चोरी करना शुरू हो गए हो। तो एंटी अवॉइडेंस आएगा। एंटी अवॉइडेंस में लिखा है HMRC ट्रीट्स whole amount received by new company as salary payment to Mr. A. As if it is treated as salary payment, then income tax and NIC both will be recovered. टैक्स वाले कहते हैं वो जो पुराने स्ट्रक्चर में सैलरी मिल रही थी ना, हम ये न्यू स्ट्रक्चर को नहीं मानते, न्यू कंपनी कोई कंपनी नहीं है, वो 90,000 डिविडेंड नहीं, सैलरी ही है।
बीच में जो न्यू कंपनी बना के मौजें कर रहे हो, डिविडेंड की शक्ल बनवा रहे हो, हम तो नहीं मानते इसको। तुम फिर चीखते हो, तुम कहते हो क्यों भाई, आपने खुद ही तो कहा था कि फैमिली कंपनी बनाना अलाउड है, तो ये भी फैमिली कंपनी है। तो टैक्स वाले तुमसे जस्टिफिकेशन, तुम कहते हो जस्टिफिकेशन दो भाई, टैक्स वालों को कहते हो आप क्यों मेरी कंपनी को कंपनी नहीं मान रहे, न्यू कंपनी को क्यों नहीं मानते, उसकी एग्जिस्टेंस को। तो अगली हेडिंग है जस्टिफिकेशन ऑफ एंटी अवॉइडेंस बाय एचएमआरसी। एचएमआरसी ने एंटी अवॉइडेंस लगाया ना कि हम नहीं मानते आपकी न्यू कंपनी को कंपनी ही। तो अब आप कहते हो जस्टिफाई करो, टैक्स वालों को कहते हो। तो क्या जस्टिफाई कर रहे हैं टैक्स वाले, इसमें लिखा है इन व्यू ऑफ एचएमआरसी न्यू कंपनी हैज नो एग्जिस्टेंस, एंड इफ न्यू कंपनी हैज नो एग्जिस्टेंस देन मिस्टर ए इज एम्प्लॉय ऑफ अल्फा कंपनी एंड विल बी ट्रीटेड एज सैलरी पेड टू मिस्टर ए। अगली हेडिंग है व्हाई न्यू कंपनी हैज नो एग्जिस्टेंस। अब जस्टिफिकेशन सुनो टैक्स वाले क्या देते हैं। टैक्स वाले कह रहे हैं इसलिए ये न्यू कंपनी हम नहीं मान रहे इसकी एग्जिस्टेंस को, बिकॉज होल स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन नंबर वन एम्प्लॉय मिस्टर ए एंड वन क्लाइंट अल्फा कंपनी। क्या दुनिया में कोई ऐसी कंपनी है जिसका सिर्फ एक ही एम्प्लॉय और एक ही क्लाइंट हो, है ना, ऐसा है। टैक्स वाले कहते हैं ये कैसी कंपनी है जिसका सिर्फ एक ही एम्प्लॉय और एक ही क्लाइंट है। समझ आ रही है बात की। कंपनी के तो डिफरेंट एम्प्लॉयज होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ क्लाइंट्स, है ना। तो टैक्स वाले कहते हैं ये कैसी कंपनी है जिसका सिर्फ एक एम्प्लॉय और एक ही क्लाइंट है। हाँ, तुम्हें भी अब मौका देंगे, उन्होंने तो बता दिया कि इसलिए हम तुम्हारी कंपनी को कंपनी नहीं मान रहे, लेकिन तुम्हें भी मौका मिलेगा जस्टिफाई करने का कि न्यू कंपनी तुम्हारी जो तुमने बनाई है क्यों। तो अगला है फैक्टर टू कंसीडर व्हाइल डीलिंग विद एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू कंपनी। ये कुछ फैक्टर हैं, अगर इनमें से तुम प्रूव करके बता देते हो तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी कंपनी कंपनी है, अदरवाइज तुम फ्रॉड कर रहे हो। तो लिखा है वी विल रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन न्यू कंपनी एंड अल्फा कंपनी टू डिटरमिन द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू कंपनी। वेदर, उसमें हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में वेदर पावर टू सब्स्टिट्यूट वर्कर, क्या आपकी न्यू कंपनी के पास पावर है टू सब्स्टिट्यूट वर्कर, क्योंकि नॉर्मली तो होती है। दूसरा, वेदर न्यू कंपनी विल वर्क एट इट्स ओन प्रेमिसेस, कंपनी के अपना बिल्डिंग अपना प्रेमिसेस हैं। तीसरा, न्यू कंपनी विल यूज इट्स ओन टूल, फिर न्यू कंपनी विल डिसाइड इट्स वर्क मेथोडोलॉजी, न्यू कंपनी विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स टाइमिंग, फिर न्यू कंपनी विल हैव इट्स ओन मैनेजमेंट, सेकंड लास्ट न्यू कंपनी विल बेयर इट्स फाइनेंशियल रिस्क, और न्यू कंपनी वेदर न्यू कंपनी विल यूज इट्स ओन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये सारी तो कंपनी में है ना क्वालिटीज। तो अगर आपकी न्यू कंपनी में ये सारी चीजें हैं तो फिर टैक्स वाले कहते हैं हम मान लेते हैं कि वाकई वही न्यू कंपनी कंपनी है। अगर तुम नहीं प्रूव कर पाए तो फिर अगली हेडिंग है एंटी अवॉइडेंस कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें बेयर करने पड़ेंगे। क्या एंटी अवॉइडेंस के मुताबिक है कि न्यू कंपनी विल बी नोन एज IR35, रेलिवेंट इंगेजमेंट, या पर्सनल सर्विस कंपनी। तो टैक्स वाले कहते हैं ये तीन नाम यूज होते हैं इसके पेपर में, IR35 भी, रेलिवेंट इंगेजमेंट भी, और पर्सनल सर्विस कंपनी। तो अगर तुम साबित नहीं कर सके कि तुम्हारी न्यू कंपनी कंपनी है तो फिर तुम्हें एंटी अवॉइडेंस लगेगा, जिसके मुताबिक न्यू कंपनी का क्या नाम है, पर्सनल सर्विस कंपनी, रेलिवेंट इंगेजमेंट, या IR35। जब टैक्स वालों ने तुम्हारी कंपनी को पर्सनल सर्विस कंपनी कह दिया है, यानी फ्रॉड पकड़ा गया, तो फिर सजा के तौर पे तुमसे नोशनल सैलरी कैलकुलेट करवाएंगे, यानी फर्जी सैलरी। और उसके ये आपने फार्मूला याद करना है, उसके नोशनल सैलरी के ऊपर तुमसे इनकम टैक्स भी लेंगे, क्लास 1 NIC भी लेंगे एम्प्लॉय। तो नोशनल सैलरी का फार्मूला है अमाउंट रिसीव्ड बाय न्यू कंपनी। अब तुम फील करते जाना, आप बताओ हमारे सिनेरियो में न्यू कंपनी को कितनी अमाउंट रिसीव हुई थी। 90,000। साइड पे लिख लो, लेस एक्चुअल सैलरी पेड। हमारे सिनेरियो में ये जो न्यू कंपनी है प्रोपोज स्ट्रक्चर में, मिस्टर ए को एज एन एम्प्लॉय कोई सैलरी दे रही थी या सारे डिविडेंड ही दे रही थी उसके और उसके बीवी बच्चों। डिविडेंड।
अगर हुआ तो सैलरी लिख देना मिस्टर ए को अगर मिल रही है एज एन एम्प्लॉय, अदरवाइज हमारे तो सिनेरियो में सब डिविडेंड था, इधर जीरो लिख दो। फिर लेस है एम्प्लॉयर एनआईसी ऑन एक्चुअल सैलरी पेड, जब ऊपर सैलरी नहीं है तो एम्प्लॉयर एनआईसी क्लास 1 कहाँ से होगी, ये भी जीरो। फिर है लेस पेंशन कंट्रीब्यूशन मेड बाय द न्यू कंपनी, क्या न्यू कंपनी मिस्टर ए को पेंशन दे रही थी मेरे सिनेरियो में? नो नो, कर दो। लेस अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय न्यू कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, देखो जो मिस्टर ए एम्प्लॉय है, अगर वो कोई जिस तरह एम्प्लॉयमेंट इनकम में जैसे तुम पढ़ते हो कि एम्प्लॉय अगर कहीं गया काम के सिलसिले में, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ गया तो वो भी कंपनी बेयर करती है, इस तरह का कोई खर्चा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस या इस तरह का कोई एम्प्लॉय ने खर्चा इनकर किया हो तो वो भी न्यू कंपनी दे रही हो, मेरे सिनेरियो में तो नहीं है, जीरो। और आखिर में लेस करो 5% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, 90,000 जो रिसीव हुआ है न्यू कंपनी को उसका 5% लो, कितना बनता है? 4500। इधर से माइनस करो और फाइनल आंसर देखो कितना आ रहा है, करते जाओ फिल। 85500। इसको क्या कहोगे? डीम्ड सैलरी इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर एनआईसी। अब इसमें से तुम लेस करो एम्प्लॉयर एनआईसी, यानी ये जो ऊपर क्या आ रहा है 85,500, इस डीम्ड सैलरी को मल्टीप्लाई करो 13.8 डिवाइडेड बाय 113.8 से, तो देखो कितना आंसर आया। जी कितना आया? 10368। 103, ये है तुम्हारी नोशनल सैलरी, यानी नोशनल एम्प्लॉयमेंट इनकम भी तुम कह सकते हो इसको। और अगली लाइन में लिखा है इस पे तुम इनकम टैक्स भी दोगे एंड एम्प्लॉय क्लास 1 एनआईसी भी लगेगी, जाहिर है। साथ ही कॉरपोरेशन टैक्स भी न्यू कंपनी को देना पड़ेगा सजा के तौर पे, क्योंकि जब फ्रॉड पकड़ा जाएगा तो टैक्स वाले कहते हैं कि अब ये जो न्यू कंपनी यानी पर्सनल सर्विस कंपनी है ये कितना कॉरपोरेशन टैक्स देगी, तो उसका फार्मूला भी है इनकम। कितनी थी इनकम ऑफ न्यू कंपनी मेरी एग्जांपल में? 90,000। हाँ जी। अब इसमें से लेस करो एक्चुअल एक्सपेंसेस, ऊपर मैंने एक्चुअल एक्सपेंसेस किस किस को साइड पे देखो लिख के कहा हुआ है फार्मूला में, एक्चुअल एक्सपेंसेस मेरे सिनेरियो में किस किस को मैंने कहा हुआ है? सैलरी पे में एक्चुअल सैलरी पेड को, एम्प्लॉयर एनआईसी ऑन एक्चुअल सैलरी पेड को क्लास 1 जो होती है, पेंशन कंट्रीब्यूशन को जो न्यू कंपनी से मिलती है आपको, और अदर एक्सपेंसेस को, इन चार को मैंने एक्चुअल एक्सपेंस कहा हुआ है। मेरे सिनेरियो में इनमें से कौन सा गिवन है कोई? कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं है तो इधर जीरो लिखो। फिर लेस करो डीम्ड सैलरी, ऊपर सवाल में डीम्ड सैलरी हमने कितने निकाली थी? जी 85500। हाँ जी 85500, ये माइनस करने के बाद कंपनी की टैक्सेबल प्रॉफिट कितने आ गए? 4500। और टैक्सेबल प्रॉफिट पे कंपनी कितने रेट से कॉरपोरेशन टैक्स लगाएगी? 19%। लगाओ जरा कितना कॉरपोरेशन टैक्स आया? 855। किस पे किस पे 4500 का 19% लिया, यस मैम। कितना आया? 855। ओके 855 का कंपनी कॉरपोरेशन टैक्स देगी। अच्छा मुझे ये बताओ, अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि अगर पेपर में प्रूव हो जाए कि आपकी ये जो न्यू कंपनी है पर्सनल सर्विस कंपनी है, क्या टैक्स वाले तुम्हें डिविडेंड देने देंगे? ये जो तुम मौज कर रहे थे कि डिविडेंड ले रहे थे, क्या टैक्स वाले तुम्हें डिविडेंड खुद को देने देंगे? नो, जब प्रूव हो जाए कि पर्सनल सर्विस कंपनी है फिर डिविडेंड नहीं लेने देंगे, फिर आपको नोशनल सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके ऊपर इनकम टैक्स एंड एनआईसी क्लास 1 एम्प्लॉय दोगे, ठीक। और अगर वो पूछे कॉर्पोरेशन टैक्स, ये जो आपकी पर्सनल सर्विस कंपनी है फ्रॉड कंपनी ये कितना देगी, तो ये फार्मूले से डन। पहले तो तुम मौज कर रहे थे ना जब साबित नहीं हुआ था,
अब साबित हो गया कि पर्सनल सर्विस कंपनी है, फिर नोशनल सैलरी कैलकुलेट करना। और अगर वो पूछे कि ये जो आपकी कंपनी है ये कॉर्पोरेशन टैक्स कितना देगी, तो ये कैलकुलेट करके देना। अब आप यूं करें, मैं आपको क्वेश्चन भेज रही हूँ, हम वो करके देखते हैं, 1 मिनट होल्ड करें।